Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will do the chapter 3, the standard of living and capacity to save, DSC, Introductory Development Economics, chapter Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, reading first of Unit 3. The Unit 2 and Unit 1st, second and third reading we will discuss later. So first we will start from Unit 3, chapter reading first by Nurse and Regner, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. इस चैप्टर में, इस रीडिंग में प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द कैपेसिटी टू सेव इज इन आवर सिलेबस. So let's start. On the supply side of the problem of capital formation, the vicious circle of poverty runs from. प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे पहले आता है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. अब विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या है? विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ये है कि कोई भी कंट्री है वो गरीब है और फिर वो इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है अकॉर्डिंग टू विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी. अब ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्यों अगेन एंड अगेन होता जा रहा है? बिकॉज ऑफ दीज 4 फैक्टर्स. व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज द लो इनकम लेवल. लो इनकम लेवल है किसी कंट्री का, इसलिए वो पुअर है. सेकंड इज द स्मॉल कैपेसिटी टू सेव. उनकी कैपेसिटी टू सेव है वो बहुत कम है. थर्ड इज द लैक ऑफ कैपिटल. कैपिटल नहीं है उनके पास, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लो हो रही है एंड सो बैक टू लो रियल इनकम. ये एक चेन है जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को मेंटेन करती है. सबसे पहले क्या है? इनकम लेवल कम है जिसके कारण वो सेव कम कर पा रहे हैं. सेव कम कर पा रहे हैं तो उनका कैपिटल जो है वो कम है और कैपिटल कम होने के बाद कारण उनकी प्रोडक्टिविटी कम है. प्रोडक्टिविटी कम है इसलिए उनकी इनकम कम है. सो अगेन ये सर्कल चलता ही जा रहा है. इसलिए जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कभी डेवलप हो ही नहीं पाती. अगर ये हो पाती है तो ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से बाहर आ जाती हैं. प्रीसीडिंग चैप्टर, ये पिछले चैप्टर की बात की गई है, जो while not conflicting with this notion appear to give some ground for optimism by exploring possible ways and means by which. इसमें यही बताया गया कि पिछले चैप्टर में क्या डिस्कस किया. Now we shall have to face a set of circumstances whereby the self-perpetuating tendency for capital to be in a short supply in low income. इसमें ये बताया कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर में हम ऐसे सर्कमस्टांसेस डिस्कस करेंगे जो self-perpetuating tendency for capital, self-perpetuating tendency means to maintain oneself in a place or position. ऐसी टेंडेंसी कोई भी लो इनकम कंट्रीज की बनाना फॉर कैपिटल टू सेव, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. प्रॉब्लम्स क्या है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में कैपिटल फॉर्मेशन को बनाने के लिए? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कैपेसिटी टू सेव इज मेनली विच वी विल डिस्कस इन आवर वीडियो or in this chapter. It is a natural to seek, at least in theory, an escape from deadlock by maintaining that outside help. जो deadlock है, vicious circle of poverty है underdeveloped countries में या डेवलपिंग कंट्रीज में, इससे escape करने के लिए, इस डेडलॉक से escape करने के लिए ये जरूरी है कि हम आउटसाइड हेल्प लें इन वन फॉर्म और अनदर. आउटसाइड से, बाहर से कोई हेल्प लें, वो हो सकती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट नेसेसरी है, जरूरी है टू ब्रिंग अबाउट द इनिशियल इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए इनिशियली फॉरेन इन्वेस्टमेंट जरूरी है और रियल इनकम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी सब्सटेंस. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनिशियल इंप्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी में इनिशियली इंप्रूवमेंट करने के लिए और रियल इनकम को इंप्रूव करने के लिए जरूरी है, ताकि कोई भी डोमेस्टिक कंट्री में डोमेस्टिकली वो सेव कर सके और इससे जो वो सेव कर पाएंगे तो उनके पास कैपिटल होगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इससे उनकी इनकम भी इंक्रीज होगी. सो ये विशियस सर्कल से बाहर आ जाएंगे. सो द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज द फर्स्ट विच कैन हेल्प टू कम आउट
फ्रॉम द विशियस सर्कल टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस वाइडली हेल्ड ओपिनियन इज द रीडीमिंग फोर्स, फ्री फोर्स है जो कि दैट हैज टू बी इन्वोक्ड to break the circle on the supply side of capital formation in low income countries। जो लो इनकम कंट्रीज है उनकी तरफ से सप्लाई साइड से फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक रिडीमिंग फोर्स हो सकती है जो कि इस सर्कल को ब्रेक कर सकती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज रिगार्ड एज नेसेसरी टू ब्रिज द ट्रांजिशन पीरियड। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ट्रांजिशन पीरियड के बीच में एक ब्रिज की तरह काम कर सकता है। लो इनकम कंट्रीज को हाई इनकम कंट्रीज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक ब्रिज की तरह काम कर सकती है। अ फ्लो ऑफ सेविंग विल रिजल्ट एंड कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इंक्रीज रियल इनकम। जो फ्लो ऑफ सेविंग है वो इसका रिजल्ट होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उससे सेविंग बढ़ेगी और उससे क्या है रियल इनकम भी इंक्रीज होगी। दिस थ्योरी बिगिंस टू लुक समहाउ डबियस। ये डाउट में थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस थ्योरी में, क्यों देखते हैं। एज सुन एज वी रियलाइज इट इज नॉट ओनली एब्सोल्यूट बट ऑल्सो रिलेटिव लेवल ऑफ रियल इनकम दैट डिटरमाइन द कैपेसिटी टू सेव। ये जरूरी नहीं है कि जो रिलेटिव लेवल ऑफ रियल इनकम, जो रियल इनकम है उसके बढ़ने से ही, जो एब्सोल्यूट इनकम है उसके बढ़ने से ही सेविंग बढ़ेगी। ये भी जरूरी है कि जो रियल इनकम है उसका भी बढ़ना जरूरी है टू कैपेसिटी टू सेव करने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। ऑल्दो द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इवन पुअरेस्ट कंट्रीज अपीयर टू हैव राइजन। जो पुअरेस्ट कंट्री है एब्सोल्यूट लेवल तो उनका भी बढ़ रहा है बट फिर भी वो बाहर नहीं निकल रही है इस विशियस सर्कल से। सो ये इंपॉर्टेंट है कि उनकी रिलेटिव लेवल ऑफ रियल इनकम भी बढ़ाई जाए, रियल इनकम भी बढ़े। रियल इनकम और एब्सोल्यूट इनकम के बारे में आप गूगल कर सकते हैं इफ यू डोंट नो। ऑल्सो द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इवन द पुअरेस्ट, ये बताया गया कि जो पुअरेस्ट कंट्री है उनका भी एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इनकम है वो कम है। ऑन द कंट्रेरी, उसके अपोजिट क्या है, इट मे हैव बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर देम बिकॉज देयर हैज अकर्ड द सेम टाइम अ डिक्लाइन इन देयर रिलेटिव इनकम लेवल। जो उनका रिलेटिव इनकम लेवल है उसमें डिक्लाइन हो रहा है कंट्रास्ट में, इसके कंपैरिजन में। सो दोज ऑफ इकोनॉमिकली एडवांस कंट्रीज, जो इकोनॉमिकली एडवांस कंट्रीज हैं उनमें रिलेटिव इनकम लेवल, उनके कंपैरिजन में इनका रिलेटिव इनकम लेवल डिक्लाइन कर रहा है, इनका लो इनकम लेवल कंट्रीज या पुअर कंट्रीज का। जो हाइपोथेसिस सीम टू बी प्लॉजिबल एंड एट एनी रेट वर्थ कंसीडरिंग। जो ग्रेट और ग्रोइंग गैप है बिटवीन इनकम लेवल और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ये दोनों मिलकर इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ दीज गैप्स में टेंड टू पुश द जनरल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द पुअरेस्ट नेशन, reducing their capacity to save and incidentally strain the balance of payment। ये जो हाइपोथेसिस है इससे ये रेगनर या जो नर्क्से रेगनर है राइटर ऑफ दिस रीडिंग, वो कहते हैं जो ये हाइपोथेसिस है, जो ये अभी हमने पढ़ा, ये उनके लिए प्लॉजिबल है, अप्रिशिएटेड है और एट एनी रेटेड वर्थ कंसिडरिंग है उनके लिए। द ग्रेट और ग्रोइंग गैप्स, जो ग्रोइंग गैप है किसके बीच में, इनकम लेवल और लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, ये जो इनकम ये गैप बढ़ रहा है ये मिलकर जनरल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसको पुश कर रहा है, मतलब कंजम्पशन ज्यादा हो रही है ऑफ द पुअर नेशन। जो इनकम लेवल और लिविंग स्टैंडर्ड के बीच में जो गैप है इससे जो पुअरेस्ट कंट्री है उनकी कंजम्पशन बढ़ रही है और उनकी कैपेसिटी टू सेव है, सेविंग कम हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, इंसिडेंटली जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें स्ट्रेन आ रहा है। अब नेक्स्ट इज द न्यू थ्योरी ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग, द अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में वो अनइक्वल है, which both theory and international economic policy have too often tended to ignore in the past। जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी में इग्नोर किया गया है पास्ट में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम दिस क्रूशियल फैक्ट कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में वो अनइक्वल है और इस इकोनॉमिक पॉलिसी को इग्नोर किया गया है पास्ट में। ये क्रूशियल फैक्ट वी शैल प्रोसीड टू डेवलप, इससे एक हाइपोथेसिस डेवलप करनी चाहिए जो कि लाइट थ्रो करे किस पर, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एयर इंटरनेशनल सेटिंग। मतलब
एक ऐसी हाइपोथेसिस डेवलप करनी चाहिए जो प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंटरनेशनल सेटिंग में जो है प्रॉब्लम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो प्रॉब्लम है उस पर लाइट थ्रो करे। ये आई शुड लाइक हियर टू ड्रॉ अपॉन अ थ्योरी पुट फॉरवर्ड जो रेगनर नर्वसे है, वो यहाँ जो जेम्स एस ड्यूसनबरी की थ्योरी है उस पर फोकस करना चाहते हैं। वो बताते हैं, आई बिलीव दैट दिस थ्योरी विच इज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म रिलेट्स टू इंडिविजुअल कंज्यूमर। जो जेम्स एस ड्यूसनबरी की थ्योरी है वो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को से रिलेट कर पाती है ओरिजिनली, पर हैज सम एक्सप्लेनेटरी सिग्निफिकेंस इन द इंटरनेशनल प्लेन, और इसका इंटरनेशनल लेवल पर भी सिग्निफिकेंस है। अब ये थ्योरी क्या है? दिस व्यू ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर प्लेस ग्रेट एम्फेसिस ऑन फैक्ट दैट इंडिविजुअल कंजप्शन फंक्शन है वो इंटर रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट नहीं है। जो इंडिविजुअल कंजप्शन फंक्शन है वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। एक कोई पर्सन ए है, वो पर्सन बी है, दोनों की कंजप्शन हो रही है तो वो उन दोनों की कंजप्शन इंटर रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ये कंज्यूमर बिहेवियर का जो व्यू है वो जेम्स एस ड्यूसनबरी की बुक में, उनकी थ्योरी में दिया गया है, और ये जो रेगनर नर्वसे हैं वो इस पर फोकस करना चाहते हैं। इस थ्योरी में क्या है मेनली कि ये जो कंजप्शन है इंडिविजुअल की वो इंटर रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट नहीं है। वो इंटर रिलेटेड कैसे है? फर्स्ट, थ्रू डिजायर फॉर सोशल इम्यूलेशन। फर्स्टली ये है कि सोशल इम्यूलेशन, जो सोसाइटी में जो कॉपी हो रही है एक दूसरे की, उसकी इच्छा बाय मीन्स ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। किसी पर्सन के पास मर्सिडीज है, दूसरे पर्सन का भी मन करेगा कि मैं भी मर्सिडीज ले लूं, नो मैटर कि उसकी इनकम चाहे 20,000 पर मंथ है। तो उसकी इच्छा तो है ना, इच्छा है सोसाइटी में कॉपी करने की, और जिससे उनकी कंजप्शन पे भी इफेक्ट पड़ता है। सो दिस इज द कंजप्शन ऑफ फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल आर इंटर रिलेटेड है, इससे ये पता चलता है। ओवर 100 ईयर्स अगो एक नासो सीनियर नाम के व्यक्ति है, वो जो इस डिजायर फॉर डिस्टिंक्शन है उसको कहते हैं द मोस्ट पावरफुल ऑफ ह्यूमन पैशन। इस डिजायर फॉर डिस्टिंक्शन, इस कॉपी करने के प्रोसेस को नासो सीनियर कहते हैं कि ये ह्यूमन पैशन में मोस्ट पावरफुल है। कॉपी करने का ये जो पैशन है ह्यूमन में मोस्ट पावरफुल है। द पॉइंट मेड फेमिलियर बाय थॉर्स्टन वेबलिन भी इसके बारे में कुछ कहते हैं कि मे बी इंपोर्टेड इन इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड परहैप्स एज वी शैल सी ऑफ सम यूज इन एक्सप्लेनेशन ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग हैबिट्स दैट प्रिवेल इन इकोनॉमिक बैकवर्ड कंट्रीज। जो इकोनॉमिक बैकवर्ड कंट्रीज है उनमें ये जो कंजप्शन है और सेविंग है ये बहुत अच्छे तरीके से इंटर रिलेटेड है, और बट इट इज नॉट द पॉइंट ऑन विच वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट। इस पॉइंट पर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करने जा रहे हैं। हम किस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करने जा रहे हैं? देयर इज अनदर वे इन विच इंडिविजुअल कंजप्शन फंक्शन आर इंटर रिलेटेड है। इसका ये हमारा मेन कंसर्न होना चाहिए इस थ्योरी में। अभी जो अभी हमने डिसनबेरी की जो बुक के बारे में डिस्कस किया था, उनमें उन्होंने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी का नाम था डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट इन द आर चैप्टर। ड्यूसनबरी कॉल्स इट द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जो कंजम्पशन फंक्शन है वो इंटर रिलेटेड है, इस कंसर्न को ड्यूसनबरी कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब ये क्या होता है? व्हेन पीपल, जब लोग कम इनटू कांटेक्ट विद सुपीरियर गुड्स के, अपने से बढ़िया गुड्स के कांटेक्ट में आते हैं, या सुपीरियर पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन के कांटेक्ट में आते हैं विद न्यू आर्टिकल्स और न्यू वे ऑफ मीटिंग ओल्ड वॉन्ट्स। नए आर्टिकल और नए तरीके से अपनी पुरानी इच्छाओं को पूरा करना, ओल्ड वॉन्ट्स को पूरा करना, तो उनको ऐसी फील आती है, दे आर एप्ट टू फील आफ्टर अ व्हाइल अ सर्टेन रेजिस्टलेसनेस एंड डिससेटिस्फेक्शन। तो उनको कुछ डिससेटिस्फेक्शन होने लग जाती है। मेनली इसमें ये कहा गया है कि जब लोगों को कुछ सुपीरियर गुड्स से सुपीरियर पैटर्न ऑफ कंजप्शन के बारे में पता चलता है कि जिससे उनकी जो पुरानी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं, तो उनको ऐसे डिससेटिस्फेक्शन सा महसूस होने लगता है, तो वो उसको पूरा करने के लिए अपनी कंजप्शन बढ़ा देते हैं।
सो उनकी नॉलेज एक्सटेंड हो गई कोई पर्टिकुलर थिंग के बारे में, दे इमेजिनेशन स्टिमुलेटेड, उनकी इमेजिनेशन स्टिमुलेट हो गई, उनकी डिजायर बढ़ गई, अराउज हो गई, और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो शिफ्टेड अपवर्ड, कंजप्शन बढ़ गया उनका मेनली ये थ्योरी है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ये है। इसका मतलब है देसी भाषा में देखा देखी करना। किसी ने मेरे से अच्छे कपड़े ले लिए, मेरे से अच्छी कोई चीज ले ली, फॉर एग्जाम्पल फोन्स में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वीवो ओप्पो का कोई फोन है और मार्केट में आया एप्पल का कोई फोन, आईफोन आ गया नया 16 प्रो। अब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी उसे लूं, तो वो क्या है, हम सुपीरियर गुड जो कि आईफोन है उसके कॉन्टेक्ट में आए, उसके जो सुपीरियर पैटर्न है उसके कॉन्टेक्ट में आए ऑफ कंजप्शन के। तो ये जो न्यू आर्टिकल है आईफोन है ऑफ मीटिंग ओल्ड वोन्स, हमारी ओल्ड वोन्स जो हम काफी टाइम से आईफोन लेना चाह रहे थे उसको, और उससे हमारे को और डिससेटिस्फाइड फील होने लगता है, यार मेरे पास तो ओप्पो है, मेरा भी आईफोन 16 लेने का मन कर रहा है। तो ये हमारे को हमारी कंजम्पशन को बढ़ाता है, उनकी नॉलेज बढ़ गई कि आईफोन 16 आ गया, अब तो लेना ही पड़ेगा, तो उनकी डिजायर बढ़ गई, उनका इमेजिनेशन स्टिमुलेट हो गया, तो उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो बढ़ जाएगी ऊपर। सो वो गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। इन द यूनाइटेड स्टेशन, अब एग्जांपल दे रखा है एक यूनाइटेड स्टेट का जहां फैमिली बजट में एक फैमिली बजट की एक स्टडीज आई, वो शो करती है कि जो हायर इनकम ग्रुप है वो उनकी एक हायर इनकम ग्रुप है वो एक लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम को सेव कर लेते हैं। इनफैक्ट द अपर इनकम ग्रुप्स जो है वो 25% ही है पॉपुलेशन का, और उनकी पर्सनल सेविंग है वो अबाउट 75% है। इन द फैक्ट द अपर इनकम ग्रुप है वो 25% ऑफ पॉपुलेशन है टू अकाउंट फॉर ओवर पर्सनल स्टोरी। जो 25% ऑफ पॉपुलेशन है वो मेनली हायर इनकम ग्रुप से है, वो मेनली ऑल पर्सनल सेविंग करते हैं। कंट्री में जो जितनी भी पर्सनल सेविंग हो रही है वो 25% ऑफ पॉपुलेशन से की जा रही है, जबकि जो 75% ऑफ अमेरिकन फैमिलीज है वो वर्चुअली नथिंग, कुछ भी सेव नहीं कर रही है। इकोनॉमी जो इकोनॉमिस्ट हैं वो पजल हो गए कि जो 25% है वो तो सब कुछ सेव कर रहे हैं और जो 75% है वो कुछ सेव नहीं कर रहे हैं। इससे एक इनकम साइज और सेविंग रेशियो में कोरिलेशन पता चलता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, जो कि ये दिखाता है कि फैमिली बजट सो क्लियरली ब्रिंग आउट ऑन अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम फेल्स टू अपीयर व्हेन वी कंसीडर चेंजेस थ्रू टाइम। जब हम टाइम के थ्रू चेंजेस देखते हैं सो इनके कंजप्शन लेवल, इनके बजट में कोई ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंजेस नजर आते हैं। इट सर्टेनली डज नॉट अपीयर इन नेशनल इनकम एज होल, जो नेशनल इनकम एज अ होल है उसमें भी अपीयर नहीं होता। सो जो कजनेट है वो एस्टिमेट करता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1880s रियल नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ, बट नो इंक्रीज इन पर्सनल, नो इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर दैट वेंट टू कैपिटल फॉर्मेशन। रियल नेशनल इनकम बढ़ी बट जो परसेंटेज शेयर ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है, सेविंग नहीं बढ़ी। इनकम तो बढ़ गई 1880s में बट सेविंग नहीं बढ़ी। 1890 से 1920 से तक जो रियल इनकम है वो 3-fold हो गई, बट जो नेशनल सेविंग है अब वो डिक्लाइन होने लगी, बढ़ना तो दूर की बात है वो डिक्लाइन होने लगी। तो 1930s का जो रेशियो है वो शार्पली ड्रॉप हो जाता है, जिससे क्या होता है, डिप्रेशन आ जाता है। जो फैमिली बजट डाटा है अवेलेबल फॉर डिफरेंट पीरियड टाइम, ये शो करता है, एक पजलिंग फैक्टर शो करता है कि 1880s में तो जो रियल इनकम है वो बढ़ी बट कैपिटल इंफॉर्मेशन में ज्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। 1890 से 1920s में इनकम बढ़ गई 3 गुना और सेविंग कम होने लगी, पहले हो रही थी अब कम होने लगी, इससे डिप्रेशन आ गया। तो ये फैमिली बजट डाटा है, ये इकोनॉमिक्स के लिए पजलिंग फीचर के तौर पर काम आया सामने। द एवरेज अर्बन फैमिली इन यूनाइटेड स्टेट 1917 से 1919 में जो यूनाइटेड स्टेट में जो अर्बन फैमिली है वो $1500 अर्न करती है ऑफ 1941 प्राइसेस।
मतलब 1941 के जो प्राइसेस के टर्म में 1917 से 19 के बीच में $1500 वो एक अर्बन फैमिली अर्न करती है, उसमें से $120 मतलब 8% सेव करती है। एन एवरेज फैमिली विद सेम रियल इनकम, इस सेम रियल इनकम के साथ 1941 में वो लगभग कुछ सेव ही नहीं कर पाती। 1917 से 19 में तो वो 8% सेव कर लेती है और 41 में कुछ सेव ही नहीं कर पाती। द न्यू थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एक्सप्लेन इट मेनली बाय पॉइंटिंग आउट टू द फैक्ट दैट कि जो एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ फैमिलीज रियल इनकम है अंडर कंसिडरेशन रिमेन द सेम, देयर इज नो डाउट दैट this amount in 1941 occupied a lower rank in national income scale. Average national income per head had increased. Average national income है वो बढ़ी, बट उनके जो फैमिली और फ्रेंड हैं या नेबर हैं उनकी भी तो बढ़ी है, उनकी भी तो इनकम बढ़ी है। तो उनके देखा देख वो भी सुपीरियर कंजम्पशन गुड के कांटेक्ट में आए और उनकी भी इच्छा हुई कि हम भी अपने लेवल ऑफ लिविंग को बढ़ाएं। इससे क्या हो गया, सेविंग कम हो गई और कम होते होते जीरो तक आ गई। मेनली यही बात दिखाई गई है कि देखा देखी चल रही थी और सेविंग बढ़ने की जगह कम हो गई, क्योंकि उनकी जो फैमिली है या दोस्त है या नेबर्स है उनकी भी कंजप्शन बढ़ी। जैसे मेरी सैलरी है 20,000, मेरे साथ वाली या जो भी मेरे रिलेटिव है उनकी है 30,000, मेरी बढ़ी 50,000 हो गई, उनकी बढ़ी 60,000 हो गई। तो उनके जो कंजम्पशन लेवल उनकी बढ़ी, उनके देखे देख मैंने भी अपने कंजम्पशन लेवल बढ़ा दी, तो सेविंग क्या खाक होगी इसमें। वी कैन कंस्ट्रक्ट अ स्लाइटली डिफरेंट इन हाइपोथेटिकल इलिस्ट्रेशन। ये एग्जांपल दिया गया था यूएस का कि कैसे सेविंग जीरो हो गई। और अब आगे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल और दे रखा है, नोट बेस्ड ऑन एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स है उन पर बेस ना होकर, एक कंसिस्टेंट विथ फैक्ट है नॉर्मली। इसमें एक आदमी है जो $1,500 अर्न करता है 1919 में और उसकी इनकम इंक्रीज हो गई 2000 में, 1941 में $2,000 और $120 वो सेव करता था 1919 में। इसका मतलब 8% ऑफ हिज इनकम। बिकॉज ऑफ फोर्सेस जस्ट डिस्कस, जो फोर्सेस अभी हमने डिस्कस की कि जो सुपीरियर कंजप्शन गुड के कॉन्टेक्ट में आ गया, इससे एक डिक्लाइन, इससे जो सेविंग थी वो $100 हो गई, मतलब 8% घटकर 5% हो गई उसके इनकम की। इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज इन रियल इनकम के इंक्रीज होने के बावजूद जो प्रोपोर्शनल सेविंग है वो डिक्लाइन हुई है। द मैन्स फ्रेंड एंड नेबर्स में हैव हैड देयर इनकम इंक्रीज इवन मोर। सो जो आदमी है उसका दोस्त और पड़ोसी है उनकी भी इनकम बढ़ी होगी, उससे ज्यादा ही बड़ी हो सकती है। न्यू गुड्स और consumed by others may have created new desire in him. कोई और लोगों के द्वारा और लोगों के थ्रू गुड्स कंज्यूम किए गए हैं तो इससे उसके अंदर भी इच्छा पैदा हुई कि वो भी नए गुड्स को कंज्यूम करे और ही मे हैव सिंपली बिकम फैमिलियर विद सुपीरियर गुड्स, या फिर वो सुपीरियर फॉर्म्स ऑफ गुड्स के कंजप्शन में के कांटेक्ट में आया होगा। सो द इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस stressed by this theory may significantly affect choice between consumption and saving. जो इंटरडिपेंडेंस है कंज्यूमर्स प्रेफरेंस की, ये स्ट्रेस करती है इस थ्योरी में कि पर्सन क्या चूज करेगा, कंजप्शन या सेविंग। द अमाउंट ऑफ सेविंग परफॉर्म बाय इंडिविजुअल डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन और इवन नॉट मेनली ऑन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ हिज रियल। सो जो अमाउंट ऑफ सेविंग है ये सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती कि उनकी एब्सोल्यूट लेवल ऑफ और इस उसके रियल इनकम कितनी है, ये इस बात पे भी डिपेंड करती है कि रेशो ऑफ हिज इनकम टू सुपीरियर इनकम लेवल ऑफ अदर पीपल विद हुम ही मे कम इन कॉन्टेक्ट। रेशो उसके इनकम का सुपीरियर इनकम लेवल से, जो कि अदर पीपल की इनकम लेवल बड़ी है जो उसकी जानकारी में है, उसके बीच में जो रेशियो है, इससे जो अमाउंट ऑफ सेविंग है वो हम जान सकते हैं। So whether it is ratio or absolute distance that matter in a question of for further consideration, there is something to be said for creating an absolute gap. So थोड़ा बहुत absolute gap रहेगा ही रहेगा ratio between consumption level और consumption level of different people. They create tension and change in the propensity to consume.
When interdependence of consumers' preference is taken into consideration, we realize a more unequal distribution of income may reduce average. जो इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर है, मतलब एक जो ले रहा है वही दूसरा लेने की कोशिश कर रहा है, वो जो इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर है उनकी प्रेफरेंस का इज टेकन इनटू कंसिडरेशन में ये लिया जाता है. So, इससे ये रियलाइज होता है कि एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो में रिड्यूस द एवरेज सेविंग रेशियो, उससे सेविंग रेशियो है वो कम हो रहा है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इट एज इज कॉमनली सपोर्ट्स. जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है इससे सेविंग कम हो रहा है बजाय कि जो इंक्रीज होने चाहिए जो कि कॉमनली सपोज की जाती है. जो कजनेट्स का डाटा है जो पहले दिखाया गया है हमें, appear no longer anomalous, वो anomalous नहीं अपीयर हो रहा. रीजन क्या है कि 75% ऑफ अमेरिकन कुछ भी सेव नहीं कर पा रहे हैं और वो बहुत गरीब हैं सेव करने के लिए. इट इज रेदर दैट ये इसके कारण हो रहा है कि जो एग्जाम्पल ऑफ कंजप्शन पैटर्न है kept up by people in top 25% groups stimulates their wants to such an extent, उनकी wants को इस तरह स्टिमुलेट कर देता है कि जो बाकी के 25% है इनकम ग्रुप वाले वो कंजम्पशन करते हैं, तो जो 75% वाले हैं उनकी वॉन्ट्स स्टिमुलेट हो जाती हैं और वो कुछ सेव ही नहीं कर पाते, उनके बचता ही नहीं है लिटरली कुछ सेव करने के लिए. सो ऑल दिस इज ओनली हाइपोथेसिस, ये सब एक हाइपोथेसिस है बट इट सीम टू बी कंसिस्टेंट विद द फैक्ट, बट ये कंसिस्टेंट नजर आया है विद फैक्ट्स. सो मेनली इसमें डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के बारे में दिखाया गया है. डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और एक ये जो कि एक न्यू थ्योरी है कंजम्पशन और सेविंग की, जो कि हमारी फर्स्ट है प्रॉब्लम फॉर कैपिटल एक्यूमुलेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. सो द नेक्स्ट पार्ट of this chapter we will discuss in our next video. So this is all for today. Thank you for watching my video. If you want me to continue to teach this subject, so please subscribe, like and share my videos, so it enhance my confidence to make videos more for you. So this is all for today and thank you for watching my video. Please like, share, subscribe.